Hello learners, I am Dr. Meenu from LBSM College, Karandi, Jamshedpur. In this video lecture, I am going to discuss about plant-water relationship. In this chapter, we will discuss about the diffusion process, which is a portion of the syllabus of UG semester 3 CC 7 paper. So let's discuss about the process of diffusion. Water is essential to the plant life. Plant needs water as well as nutrients which are absorbed by the roots from the soil. There is a constant circulation of water throughout the plant body to keep its vital process working. जो वाटर होता है वो प्लांट लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल चीज़ है और सभी जो प्लांट्स हैं वो वाटर एज उसमें डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स और वाटर उसको ज़रूरत होते हैं अपने जो लाइफ के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और प्लांट्स की पूरी बॉडी में कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होता है वाटर का थ्रू आउट द प्लांट बॉडी एंड ओवर इन ऑल द एजेस। Water is an inorganic substance with the chemical formula H2O containing one oxygen and two hydrogen atoms connected to the covalent bond. अब जो वाटर है वो क्या होता है? वाटर इज ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कार्बन नहीं होता है, इसलिए वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका फार्मूला H2O होता है, जिसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक ऑक्सीजन के, दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट होता है और दोनों कनेक्टेड होते हैं एक बॉन्ड के थ्रू जिसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इट मे को एग्जिस्ट ऑन अर्थ विथ इट्स लिक्विड फॉर्म। ये अर्थ पे इन जनरल लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसके अलावा ये सॉलिड एंड गैसेस स्टेट में भी प्रेजेंट होता है। ये तीनों फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल होता है। वेल वाटर्ड प्लांट्स कीप देयर प्रॉपर शेप बिकॉज ऑफ इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द सेल्स कॉल्ड टर्गर प्रेशर। अब जो प्लांट जिनको बहुत अच्छे अमाउंट में और प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिलता रहता है उनके अंदर में एक इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है वाटर के स्टेटस, मतलब वाटर की स्थिति के अनुसार प्लांट में जो प्रेशर डेवलप होगा उसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। वाटर रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वाटर जो होता है यानी टर्गर प्रेशर जो होता है, जो कि वाटर के स्टेटस पर डिपेंड करता है, वो उस टर्गर प्रेशर की वजह से जो क्लोजिंग और ओपनिंग प्रोसेस है स्टोमेटा का वो रेगुलेट होता है, विच इन टर्न रेगुलेट्स ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। और इसकी वजह से जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है इसकी वजह से रेगुलेशन होता है ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का। वाटर क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन्स बाय डिफ्यूजन crossing the lipid bilayer through the water channel proteins called aquaporins. In general जो वाटर है वो सेल्स के सेल टू सेल कैसे मूव करता है, उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल्स के ऊपर, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें एक्वापोरिन्स कहते हैं। उन एक्वापोरिन्स के थ्रू जो वाटर है उस पैसेज के थ्रू वो इन और आउट करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So water is perhaps the most significant molecule which connects the physical world with the biological process. अब अगर वाटर के इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल है जो कि जो लिविंग सिस्टम है उसे फिजिकल सिस्टम से जोड़ता है, मतलब फिजिकल और लिविंग जो प्रोसेस है उसके बीच की एक कड़ी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तक हमने वाटर के इम्पोर्टेंस को समझा, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब क्या है डिफ्यूजन और उसका क्या प्रोसेस है। डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। अब डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस केमिकली वैसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें कि कोई भी एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, मतलब एटीपी के फॉर्म में कोई भी एनर्जी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता। The movement of molecule of solid liquid gas from a region of their higher concentration to the region of their lower concentration along the concentration gradient is called diffusion.
अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजन एक मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का प्रोसेस है। अब मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं? सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स के का मूवमेंट जो होगा, और कैसा मूवमेंट होगा? देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जब उनका मूवमेंट होगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन, जब दो मॉलिक्यूल्स के या एक मॉलिक्यूल्स का भी अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से जो मूवमेंट स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के समय जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो मूवमेंट की वजह से होता है उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर्स फ्रॉम इट्स हायर एनर्जी टुवर्ड्स इट्स लोअर एनर्जी। अब मूवमेंट कैसा होगा? हायर एनर्जी स्टेट से उसके लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का। मतलब जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी उससे जिसके पास कम एनर्जी होगी उस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। द डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट टू द अदर। अब अगर एक सब्सटेंस है या दो सब्सटेंस भी हैं तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे और दोनों अपने अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। अब बात की जाए कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, हायर एनर्जी कहाँ होगी? हायर एनर्जी किसी भी जो भी ये है मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो प्योर स्टेट होगा उसमें उसकी हायर एनर्जी होगी, और जो इम्प्योर होगा या मिक्स स्टेट होगा वहाँ पर उसकी जो एनर्जी है वो उसका स्टेटस लो होगा। अब डिफ्यूजन के का एक एग्जांपल हम लोग यहाँ समझते हैं। अब इसमें बहुत सारे बीकर्स हैं। अब इसमें इस डायग्राम में 4 बीकर हम लोग देख सकते हैं। इसे 1 बाय 1 समझते हैं। अब फर्स्ट जो ए नंबर का जो डायग्राम है ये क्या बताता है कि इस एक बीकर में एक वाटर है, प्योर वाटर, और उसमें हम लोग एक लम्प ऑफ शुगर डालते हैं। मतलब एक शुगर का जो क्यूब है वो डाल देते हैं उसमें। अब धीरे धीरे क्या होता है, शुगर डालने के बाद में जो सेकंड जो बीकर में हम लोगों ने उसे दिखाया है कि शुगर जो मॉलिक्यूल है धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लग जाता है वाटर में, और ग्रेजुअली वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है और वो सॉल्यूशन बना देता है। मतलब प्योर वाटर के फॉर्म से सॉल्यूशन के फॉर्म में ये प्रेजेंट हो जाता है। ये जो प्योर वाटर में जो डिज़ोल्व होने का शुगर का जो प्रोसेस है, मतलब प्योर वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। शुगर क्या है? सॉल्यूट है। तो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के डिज़ोल्व होने का प्रोसेस कैसे हो रहा है? थ्रू डिफ्यूजन। मतलब धीरे धीरे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में शुगर के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? जब हम लोग लम्प ऑफ शुगर डाल रहे हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पूरा जो इस रीजन में जो शुगर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है, और इस रीजन में बहुत कम है। इस रीजन में लोअर कंसंट्रेशन है, इस रीजन में हायर कंसंट्रेशन है। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन से सभी डायरेक्शन में मूव करता है शुगर का मॉलिक्यूल, और एक इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है, यानी सारे जगह पर मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है। ये जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन, और ये एक सिंपल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। डिफ्यूजन अगर हम लोग डायग्राम से समझे, इफ़ अ लंप ऑफ शुगर इज ड्रॉप्ड इनटू अ बीकर ऑफ वाटर, इट्स मॉलिक्यूल डिजॉल्व, इसके मॉलिक्यूल जो है डिजॉल्व हो जाते हैं एंड डिफ्यूज और मिक्स हो जाते हैं। इवेंचुअली डिफ्यूजन रिजल्ट्स इन द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल थ्रू आउट द वाटर। अब हम लोग एंड में क्या देखते हैं कि पूरा थ्रू आउट द वाटर में पूरा शुगर के मॉलिक्यूल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में वो डिफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर बात करें तो डिफ्यूजन इज अ डिफ्यूजन कंटिन्यूअस
टिल द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज स्टेब्लिश्ड। डिफ्यूजन का प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि वो जो शुगर का मॉलिक्यूल है वाटर में कम्प्लीटली डिफ्यूज नहीं हो जाए और वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अटेंड करने ले या फिर स्टेब्लिश नहीं कर दे, तब तक ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये चलता जाता है। एट दिस स्टेज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल इन द बोथ डायरेक्शन। डिफ्यूजन प्रोसेस स्टॉप ड्यू टू द इक्वल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जब तक ये डिफ्यूजन का प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पूरे सॉल्वेंट में इक्वलाइज नहीं हो जाए, और जब दोनों ही पूरे सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हर तरफ इक्वल हो जाएगा तो डिफ्यूजन जो है अपने आप ही वो रुक जाएगा। डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन हम लोग कभी कभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी देखते हैं, और जब मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस में तो इसमें अगर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है तो हम लोग कुछ ऑस्मोसिस के प्रोसेस में भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा सिंपल डिफ्यूजन में भी गैसेस वगैरह जो होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स या बहुत ही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो डिफ्यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग द फ्लक्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूलर फ्लक्स मतलब मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट और जितने अमाउंट में मॉलिक्यूल किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में एक साथ मूव करते हैं, डैट इज कॉल्ड फ्लक्स, मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स अ डायरेक्शन। क्रॉसिंग अ सरफेस इज फ्रॉम वन साइड टू द अदर इज प्रोपोर्शनल टू द मीन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एंड द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट भी करते हैं, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक ऐसा फोर्स होता है जो कि प्रोपोर्शनल होता है। किस चीज़ का प्रोपोर्शनल होता है? मीन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, मतलब उसमें जो सॉल्यूट्स होंगे उसके जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के मीन और उसके डेंसिटी, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स उसके प्रोपोर्शनल होता है। द फ्लक्स, अगर उसके फार्मूला की बात करें, द फ्लक्स इज गिवन बाय z इज इक्वल टू 1/4 CV मीन। C क्या हो गया? फ्लक्स, z हो गया फ्लक्स, C हो गया मीन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, और जो V हो गया दैट इज नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब द नेट मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रिजल्ट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रेशर विच मे बी डिफाइंड एट डिफ्यूजन प्रेशर और dP। अब जो नेट मूवमेंट है मॉलिक्यूल का वो रिजल्ट होगा ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर, मतलब ये जो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस में, और मूवमेंट होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस में, वो क्यों होता है? क्योंकि उनके मूवमेंट में एक प्रेशर अप्लाई होता है। मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि वो एक प्रेशर के कारण होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर, मतलब वो प्रेशर जिसकी वजह से डिफ्यूजन के प्रोसेस में मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर और dP। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स। पहले इसे समझते हैं। अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर होगा, मतलब प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, ये किस चीज़ से रिलेशन होता है? इज एडवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस। एडवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो प्रेशर, मतलब प्रेशर अगर कम होगा तो जो मैग्नीट्यूड है ऑफ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं कि जो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, मतलब अगर हम लोग बहुत डिस्टेंट डिफ्यूजन के प्रोसेस में लॉन्गर डिस्टेंस में प्रेशर बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन का जो ये है स्पीड है वो कम होगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में डिफ्यूजन का स्पीड ज़्यादा होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो प्रेशर है वो बहुत अच्छे से काम करता है, ज़्यादा अप्लाई होता है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, और लॉन्गर डिस्टेंस में या फार डिस्टेंस में चूँकि जो प्रेशर है वो उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो बहुत ही कम डिफ्यूज़ होगा। तो इसलिए ये क्या है, एवरेज डिस्टेंस का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा किसी भी पार्टिकल का
तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, और अगर किसी पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन कम होगा तो डिफ्यूजन जो उसका प्रेशर है वो भी कम लगेगा। मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स को डिफ्यूज करने के लिए ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर लगाना पड़ेगा, और कम पार्टिकल्स को डिफ्यूज करने के लिए कम डिफ्यूजन प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज़ द रिलेशन. It is also directly proportional to the absolute temperature, that is average energy of a particle in a homogeneous substance rises at the temperature increases. अब ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, मतलब और डिफ्यूजन जो होगा वो कंटिन्यूस रहेगा. टेम्परेचर राइज होगा, जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर होमोजेनस सब्सटेंस है तो, और टेम्परेचर अगर एब्सोल्यूट है तब. और इसमें एवरेज एनर्जी जो अप्लाई होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो डिफ्यूजन का प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा. अब प्योर सॉल्वेंट शोज मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर दैट इज़ ज़ीरो. अगर हम लोग प्योर सॉल्वेंट की बात करें, जैसे वाटर के प्योर स्टेट में, जैसे डिस्टिल्ड वाटर है उसके प्योर स्टेट में जो डिफ्यूजन का जो प्रेशर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर इज़ ज़ीरो. दैट इज़ कॉल्ड इट्स जो वाटर पोटेंशियल, जो हायर वाटर पोटेंशियल है या डिफ्यूजन प्रेशर है वो प्योर स्टेट में ज़ीरो होता है किसी भी जो सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का. If the solute is added to the solvent, the chemical potential of the solvent decreases and becomes negative. और अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग अगर सॉल्यूट ऐड करते हैं, कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उसका जो वैल्यू होता है वो निगेटिव होता जाता है. जो केमिकल पोटेंशियल है वो सॉल्वेंट उसका डिक्रीज हो जाएगा, एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट जो है वो क्रिएट हो जाता है. अब इसे किस तरीके से समझते हैं कि प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट जो भी सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वे अपने फ्री एनर्जी स्टेट में होते हैं, यानी उनका मैक्सिमम फ्री एनर्जी उस समय अवेलेबल होता है, और वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को वो कंजर्व करके रखते हैं. जैसे ही उसमें हम लोग सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसमें से कुछ जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस सॉल्यूट के संग में बॉन्ड बनाएंगे. अब उनकी उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो तो बॉन्ड बनाने में चली जाएगी, और उसमें भी कुछ फ्री जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो बाउंड हो जाएंगे विद द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. तो अब जो फ्री मॉलिक्यूल्स बचे हैं, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो फ्री बचे हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे. इस तरीके से उनमें जो फ्री एनर्जी है वो कम हो जाएगी. इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्योर स्टेट में जो भी सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो ज़ीरो, जो कि हाईएस्ट उसका प्रेशर होता है. और अगर हम लोग सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं तो वो उसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होकर करके नेगेटिव में आ जाता है. और ये जो डिक्रीज़ होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और DPD, which is developed. So DPD is the solvent is proportional to the amount of solute added to it. अब DPD ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज़्यादा उसका DPD जो है वो राइज होगा. मतलब DPD बढ़ेगा जितना हम लोग सॉल्यूट उसको ऐड करते जाएंगे. अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन. 3 तरीके के डिफ्यूजन होते हैं. फर्स्ट सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड ऑस्मोसिस. अब इसमें हम लोग ऑस्मोसिस तो डिटेल में बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे, इसके बाद डिफ्यूजन के बाद, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है. इसके अलावा इसमें हम इस डिफ्यूजन चैप्टर में हम लोग सिर्फ सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस देंगे. अब व्हाट इज़ सिंपल डिफ्यूजन? Diffusion is a net movement of substances to region of their lower concentration as a result of random spontaneous movement, and it tend to distribute substances uniformly. अब सिंपल डिफ्यूजन जैसा कि मैंने बताया मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकता है, विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है. इसमें सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब देयर लोअर कंसंट्रेशन देयर हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स देयर लोअर कंसंट्रेशन. इनका मूवमेंट होगा, और ये रैंडम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि वो जो सब्सटेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हो जाए. अब अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की जाए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ऑफ द सेल एंड आर कंडक्टेड थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन by the
मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स को कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती है। फैसिलिटीज़ इन द सेंस कि उनमें जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर में कुछ कैरियर मीडिएटेड, ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। मतलब उसका कोई कैरियर होगा जो उस मॉलिक्यूल्स को लेके जाएगा अपने साथ, या तो अपने साथ लेके जाएगा या उसके लिए एक फेवरेबल पैसेज का डेवलपमेंट कराएगा जिस पैसेज से होकर के वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए। इस तरीके का जो भी ट्रांसपोर्टेशन या डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब अगर ऑस्मोसिस की बात की जाए, जो थर्ड टाइप का और स्पेशलाइज्ड टाइप का डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर बट नॉट सॉल्यूट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी तक हमने डिफ्यूजन के प्रोसेस में देखा, चाहे वो सिंपल हो या फैसिलिटेटेड हो, दोनों ही फॉर्म में सॉल्यूट डिफ्यूज़ होता है किसी भी डायरेक्शन में। अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्यूट का डिफ्यूजन होता है। लेकिन ऑस्मोसिस के प्रोसेस एक ऐसा होता है जिसमें रिवर्स, यानी इसमें सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होता है टुवर्ड्स देयर हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस तरीके से इसमें सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होगा और डिफ्यूजन और सिंपल फैसिलिटेटेड दोनों ही डिफ्यूजन में सॉल्यूट जो है वो डिफ्यूज़ करता है। अब हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये दो चैनल से होता है। फर्स्ट आयन चैनल्स के थ्रू। One of the simplest way for the substance to diffuse across a cell membrane is through a channel proteins। अब channel proteins कैसे हो सकते हैं? Channel proteins are ion channels, possesses a hydrated interior and spans the membrane। अब ये जो channel proteins कैसे होते हैं इसे हम समझेंगे। आयंस आर सॉल्यूट्स और डिजॉल्व इन वाटर। जो आयंस होते हैं वो वाटर यानी हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होते हैं यानी वाटर लविंग होते हैं। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है हमारा वो हाइड्रोफोबिक होता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को अपने से डिफ्यूज़ नहीं होने देता है। इस कंडीशन में जो भी आयंस होते हैं अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हैं तो उन्हें कैटायंस कहते हैं, अगर आयंस नेगेटिवली चार्ज हैं तो दे आर कॉल्ड एनायंस। अब कैटायंस एंड आयंस जो भी होते हैं ये वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, और चूंकि ये हाइड्रोफोबिक सरफेस इसे रिपेल करता है और अपने में से पास नहीं होने देता है, तो इनको कुछ स्पेशलाइज कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जो कि इनको मीडिएट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को इनके, और ये उस चैनल्स के थ्रू ही डिफ्यूज़ कर पाते हैं, जिन्हें हम लोग आयन चैनल्स कहते हैं। बिकॉज दे आर चार्ज आयन इंटैक्ट वेल इन द पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर बट रिपेल्ड बाय द नॉन पोलर इंटीरियर ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होता है उसका इंटीरियर नॉन पोलर होता है यानी हाइड्रोफोबिक होता है, जिसकी वजह से वो रिपेल हो जाता है। देयरफॉर आयन कैनॉट पास बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विदाउट असिस्टेंट ऑफ ए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और जिसकी वजह से रिपेल होते हैं, जिसकी वजह से ये उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते जब तक कि इन्हें कोई स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं मिल जाए। टू कंडीशंस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ आयंस। पहला, अब इसमें भी दो कंडीशंस इसमें काम करते हैं। फर्स्ट, देयर रिलेटिव कंसंट्रेशन और आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, और किस साइड वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो, और जो वोल्टेज होगा यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डिफरेंस की वजह से जो एक चैनल में जो वोल्टेज होगा, आयनिक जो चार्जेस का जो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड voltage across the membrane. Each type of channel is specific for a particular ion such as calcium channel, chlorine channel and some cases of few kinds of ions। और इसमें ये चीज़ देखा गया है कि हर एक आयन्स के लिए अपना उसका एक स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन होता है जो उसी आयन को पहचानता है और उसे मीडिएट करता है। अब अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक किस टाइप के ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और व्हाट इज़ द मेम्ब्रेन स्पैनिंग, अगर इसे समझने की कोशिश करें तो अगर ये मान लिया जाए कि ये अगर लिपिड मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर में जो प्रोटीन है वो कैसा होगा, प्रोटीन का स्पैनिंग होगा। ये उसका एमिनो टर्मिनल इस तरीके से मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पैन करते हैं। ये इसका जो सी टर्मिनल होता है
और ये इसका एमिनो एन टर्मिनल होता है, यानी एमिनो टर्मिनल होता है। ये जो प्रोसेस है, इस तरीके से जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसी को कहते हैं मेम्ब्रेन स्पैनिंग। मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं मेम्ब्रेन स्पैनिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन स्पैनिंग। और ये एन टर्मिनल रीजन यहाँ प्रेजेंट होता है और सी टर्मिनल। अब जो भी सॉल्यूट जिन्हें आना होगा वो बाइंड करते हैं, और इसकी वजह से ये अपने संग में बाउंड कर कर करके उस में जो भी मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, उसे इस पार, अगर ये आउटर साइड है, ये आउटर साइड है सेल्स का, ये आउटर साइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस है, और ये इंटर यानी साइटोप्लाज्मिक साइड है, साइटोप्लाज्मिक साइड है। तो आउटर साइड से इनर साइड में जो भी मॉलिक्यूल्स है, आयंस हैं, उनका डिफ्यूजन होता है। इस तरीके से हम लोग ये स्पैनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को देखते हैं। अब अगर नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी बात करें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ही अंदर, तो देयर डिफ्यूजन थ्रू द कैरियर्स। इसमें क्या है, कुछ कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ये डिफ्यूजन होगा। कैरियर एंड अनदर क्लास ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट आयंस एज वेल एज अदर सॉल्यूट्स लाइक शुगर, एमिनो एसिड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब कैरियर प्रोटीन्स कैसे प्रोटीन्स होते हैं, ये कुछ स्पेशलाइज शुगर और एमिनो एसिड यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, या कुछ सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स, उसे वो अपने साथ में ट्रांसपोर्ट कराते हैं आउटर एनवायरनमेंट टू इनर साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। द नेट मूवमेंट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लो। और ये डिफ्यूजन का प्रोसेस चाहे वो फैसिलिटेटेड हो चाहे वो सिंपल हो, वो हमेशा अपने कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही मूव करता है, जस्ट इट डज इन द सिंपल डिफ्यूजन, जैसा कि सिंपल डिफ्यूजन में होता है। बट कैरियर्स फैसिलिटेट द प्रोसेस। लेकिन इसमें क्या होता है कि सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो कर करके ये मॉलिक्यूल्स बिना किसी कैरियर के मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनमें स्पेशलाइज कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। फॉर दिस रीजन दिस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसलिए इस टाइप के जो स्पेशल फैसिलिटी वाला जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स को फैसिलिटेट किया जाता है एक स्पेशलाइज चैनल के अकॉर्डिंग या कैरियर्स के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया जाए तो इट इज़ स्पेसिफिक। पहला तो ये स्पेसिफिक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं और उनके जो आयंस हों या फिर कोई और प्रोटीन जिसको कि कैरी करना है, वो सभी स्पेसिफिक होते हैं एक दूसरे के लिए, वो स्पेशलाइज एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। दूसरा, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव डिफ्यूजन इज ऑलवेज अ पैसिव प्रोसेस, मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा सेल के, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो या फिर सिंपल किसी भी मीडियम में मूवमेंट हो, ये हमेशा पैसिव ही होगा, यानी कोई भी एनर्जी पार्टिकल्स या एनर्जी का इसमें एक्सपेंस हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करते हैं, चाहे वो इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल्स जाना हो या डिफ्यूज करना हो। इट सैचुरेट्स, और ये क्या करते हैं, इसका जो रिज़ल्ट होता है वो सैचुरेशन पर आकर के ख़त्म होता है। मतलब जब कोई भी चीज़ डिफ्यूज होता है, ये तब तक डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यूनिफॉर्म नहीं कर ले, और वो उनका रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट तब तक बना रहता है जब तक वे इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर लेते हैं या सेचुरेशन को अटेन नहीं कर लेते हैं। एक बार सेचुरेट हो जाने के बाद में वो डिफ्यूजन प्रोसेस ख़त्म होता है। अब अगर हम लोग टाइप ऑफ डिफ्यूजन इस डायग्राम से समझना चाहें तो फर्स्ट डायग्राम जो है वो सिंपल डिफ्यूजन का है। जो फर्स्ट डायग्राम है वो सिंपल डिफ्यूजन का है, और सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस में यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का एक मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड का, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम लोग देख रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। किस चीज़ के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सिंपली डिफ्यूज हो जा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट डिफ्यूज हो जा रहे हैं टुवर्ड द साइटोप्लाज्म बाय अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब नेक्स्ट सेकंड जो प्रोसेस है दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का,
थ्रू चैनल प्रोटीन्स। अब ये चैनल प्रोटीन्स किसका है, ये क्लोरीन का, यहाँ पर क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया गया है। क्लोरीन का ये चैनल प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पैनिंग है। स्पैनिंग मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक पार से लेकर दूसरे पार के पूरा क्रॉस किया हुआ है ये प्रोटीन। हम लोग देख सक रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार है पूरा। और इससे जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है ये आउटर साइड से मतलब इंटर सेलुलर स्पेसेस से इनर साइटोप्लाज्मिक स्पेसेस की तरफ ये मूव कर रहा है। दूसरा जो थर्ड एग्जाम्पल्स है दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसमें कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर क्या होता है, हमेशा सॉल्वेंट होता है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो अपना स्पेशलाइज टाइप ऑफ जो चैनल प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एक्वापोरिन्स, उसके थ्रू स्पेशल कंडीशन ये हमेशा एक्वापोरिन्स के थ्रू ही डिफ्यूज होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इनर साइटोप्लाज्मिक जो सेल्स के इनर साइटोप्लाज्मिक जो फेज है उसकी तरफ। अब नेक्स्ट जो 4 है दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू अ कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन में यहाँ हम लोग ग्लूकोज का स्पेशल जो ग्लूट प्रोटीन्स होता है दैट इज ग्लूट प्रोटीन्स को हम लोग देख सकते हैं जो कि कैरियर प्रोटीन होता है ग्लूकोज का। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। जैसे ही ये कैरियर प्रोटीन सेंस करता है ग्लूकोज का प्रेजेंस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, वो उस ग्लूकोज आकर करके इसे बाइंड करेगा और जैसे ही ये बाइंड करेगा ये ओपन हो जाएगा और इसको पैसेज देगा ताकि ये साइटोप्लाज्मिक फेज में एंटर कर सके। और अगर उसे साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ जाना होगा तो भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। ग्लूकोज आकर करके साइटोप्लाज्मिक फेज पे आकर के अटैच होगा इस प्रोटीन से और वो सेंस करेगा और उसके बाद में इसे बाहर की तरफ मूव करा देगा। और इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हमने देखा, सिंपल डिफ्यूजन कैसे होगा और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू चैनल प्रोटीन्स एंड एक्वापोरिन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स किस तरीके से होगा, ये तीनों ही प्रोसेस को हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से समझा। अब अगर कुछ फैक्टर्स की बात की जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं या जिस पे डिफ्यूज़न का प्रोसेस डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ द कंसंट्रेशन डिफरेंस, जिसे हम लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं। कंसंट्रेशन डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब कंसंट्रेशन डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हायर द कंसंट्रेशन डिफरेंट हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। मीन्स अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होगा। अब अगर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है वो इजीली और फास्ट रेट में डिफ्यूज़ होंगे और लार्ज मॉलिक्यूल और हैवियर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्लो रेट में डिफ्यूज होंगे। इस तरीके से क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल का साइज़ हाई है तो डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स है और डिफ्यूजन का रेट का। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ हाई होगा तो डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा, अगर मॉलिक्यूल का साइज़ कम होगा तो डिफ्यूजन का रेट हाई होगा। अब अगर नेक्स्ट टेम्परेचर की बात करें तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इट मीन्स द डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन का रेट भी इंक्रीज होगा। फोर्थ फैक्टर इज डेंसिटी। The rate of diffusion is inversely proportional to the square root of its relative density. It means the rate of diffusion lowers down with increasing density. अब ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसे हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं वह डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा और अगर डेंसिटी कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा। अब अगर डिस्टेंस की बात की जाए, अगर डिस्टेंस तो डिफ्यूजन इज़ द रैपिड ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस बट एक्सट्रीमली स्लो ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा और अगर डिस्टेंस कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। इस तरीके से जो ये भी फैक्टर है डिस्टेंस फैक्टर, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस, क्यों हम लोग इतना इंपॉर्टेंस और स्ट्रेस देते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। डिफ्यूजन इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लांट, दैट इज़ प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स। अब डिफ्यूजन जो है एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस है जो प्लांट्स के बहुत सारे प्रोसेस में इसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसके बिना बहुत सारे प्लांट के फंक्शन नहीं हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट इवापोरेशन।
Evaporation is a process of diffusion. Diffusive process is overall driving force for the most water movement through the plant. अब इवोपोरेशन क्या होता है? इवोपोरेशन मतलब जो प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उसे जो वाटर का जो वेपर के फॉर्म में जो रिडक्शन होता है, मतलब लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड इवोपोरेशन. अब उसमें भी क्या होता है, वेपर के फॉर्म में एनवायरनमेंट के जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफ्यूज होता है वेपर मॉलिक्यूल्स, और इस तरीके से वाटर जो है वेपर के फॉर्म में डिफ्यूज होगा आउटसाइड एनवायरनमेंट में थ्रू द लीव्स. दिस प्रोसेस कॉल्ड इवापोरेशन. इसमें भी डिफ्यूजन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज आउट ऑफ द सेल थ्रू द मेम्ब्रेन इज मैटर ऑफ डिफ्यूजन. अब हमने देखा एग्जाम्पल्स में भी कि मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी डिफ्यूजन का फिनोमिना हम लोग देखते हैं. द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. हम लोग सेल के सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में हम लोग डिफ्यूजन का फिनोमिना देखते ही हैं, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हो जाए. ऑल द एरियल इनटेक ऑफ डिफरेंट गैसेस सच एज CO2 एंड O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द टिश्यू टेक्स प्लेस बाय दिस प्रोसेस. अब अगर हम लोग डिफ्यूजन की बात करें तो जितने भी एरियल इनटेक है डिफरेंट गैसेस के, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, जो भी एरियल इनटेक है, इनटेक मतलब चाहे इनहेल किया जाए या प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करें, वो सभी डिफ्यूज होते हैं. जितने भी गैसेस हैं वो प्लांट के सेल्स में थ्रू लीव्स या स्टेम के जो एपिडर्मल पोर्शन उससे उसके थ्रू स्टोमेटा के थ्रू वो डिफ्यूज होते हैं. अब नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल बाय हायर प्लांट्स ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन फिनोमिना, ऑल्दो अ मोर कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन देयर एब्जॉर्प्शन एंड एक्यूमुलेशन बाय द रूट हेयर्स. अब अगर हम लोग रूट के से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करें या बहुत सारे ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करें, ये सभी प्रोसेस में किसी न किसी फॉर्म में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है. हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, फिर भी इसमें कहीं ना कहीं डिफ्यूजन का फिनोमेना इन्वॉल्व होता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ही मूव करता है कोई भी चीज़. द लॉस ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्लांट बॉडी इज ऑल्सो डिफ्यूजन प्रोसेस. Thus the transpiration and loss of carbon dioxide and O2 takes place by diffusion. अब अगर मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर भी हैं उनको अगर हम लोगों को बॉडी के बाहर निकालना है या प्लांट भी एक्सक्रीट करना चाहें तो एक्सक्रीशन का भी जो प्रोसेस होता है वो भी प्लांट में या एनिमल्स में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होता है. चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन हो या O2 का को हम लोग इनहेल करें, दोनों ही जो प्रोसेस होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होते हैं. अब इस तरीके से हमने इस चैप्टर में डिफ्यूजन के प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में बहुत सारे फैक्टर्स और उसके जो डिफरेंट प्रोसेस है, टाइप्स और उसका जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस, सभी के साथ समझा और डिस्कस किया उसके हर एक प्रोस्पेक्ट्स को. और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के काम आएगा और आपको ज़रूर ही कुछ स्टडी में इससे सहायता मिलेगी. सो इस वीडियो को देखने के लिए और इतनी देर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.